हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री फिजिक्स पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। ये केमिस्ट्री का मास्टर स्ट्रोक लेक्चर है और एक ही लेक्चर में पूरे तरीके से केमिस्ट्री ख़त्म करना है। बहुत सी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लिखी हुई इस किताब में दिखेंगी सामने, तो आराम के साथ जिस भी किताब से आप पढ़े हैं चीज़ें अगर एक्स्ट्रा मिले तो उसको नोट कर लीजिए, उसको रिवाइज करिए। समय बहुत कम है इसलिए पूरे जोश के साथ पूरे एकदम जी जान लगा के ध्यान से पढ़िए। जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय प्रयास करिएगा कि पूरे तरीके से तैयार भी हो जाए आपका, ठीक है। बाकी आप लोग सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। और भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पर सभी लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर है कि सिल्वर नाइट्रेट की जो स्याही होती है वो चुनाव में लगाई जाती है, निशान के लिए उंगलियों पर, है ना। सिल्वर नाइट्रेट की स्याही लगाई जाती है। ब्रोमीन जो होता है दर्द निवारक के तौर पर यूज होता है और सबसे अधिक घनत्व सबसे भारी ओस्मियम होता है, सबसे कम घनत्व सबसे हल्का होता है लिथियम और सबसे प्रबल अपचायक होता है, ठीक है। बहुत सक्रिय होता है लिथियम। सबसे कम घनत्व सबसे हल्का लिथियम, प्रबल अपचायक और सबसे अधिक घनत्व और सबसे भारी ओस्मियम होता है। सिल्वर नाइट्रेट की स्याही चुनाव में निशान और ब्रोमीन जो होता है दर्द निवारक के तौर पर यूज होता है, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था एक बार किसी एग्जाम में कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो लेवाइसिए को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। लेवाइसिए को भारत के महान ऋषि कणाद जो थे उन्होंने कहा था कि सभी पदार्थ जो हैं अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं जिन्हें परमाणु कहा गया है। सभी पदार्थ जो हैं अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं जिनको परमाणु कहा गया। उन्होंने कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं और उन्हें परमाणु उन्हें कहा, जिसे परमाणु कहा जाता है, इन्होंने कहा, ओके। और यहाँ पर कुछ अवस्थाएं हैं पदार्थ की, जैसे भौतिक, रासायनिक में, फिर उसके बाद ठोस, द्रव, गैस, इसके अलावा ये सब चीज़ें जो हैं तो वो सब आपको पता होगी। मरकरी जो होती है, मरकरी पारा लिक्विड होती है ना रूम टेम्परेचर पे, क्विक सिल्वर इसको कहते हैं, क्विक सिल्वर इसको कहा जाता है, ओके। और कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस में बन जाते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन इस प्रक्रिया को कहा जाता है। जैसे ठोस से सीधे गैस में बन जाते हैं, इसको सब्लिमेशन इस प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तत्व क्या है कि अब वैसे बताना तो ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, आप लोगों को पता होंगी थोड़ा बहुत। तत्व जैसे एलिमेंट क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। जैसे सोना एलिमेंट है ना, सोना किसी और चीज़ से मिलकर बनाया तो नहीं जा सकता, चांदी भी किसी से मिलकर बनाई तो नहीं जा सकती, तो ये है। और यौगिक क्या होता है, जो मतलब दो या दो से अधिक उससे मिलाकर बनाया जाता है, जैसे जल, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, H2O, ठीक है। और मिश्रण आपको पता ही होगा, रोज़ आप मिश्रण करते हैं, चाय रेगुलर पीते होंगे, चाय बनाते भी होंगे, तो मिश्रण समांग मिश्रण होगा तो चाय आपको एकदम बढ़िया लगेगी, एकदम सही तरीके से सब मिश्रण रहेगा। सही चाय पत्ती, सही चीनी, जितना दूध उतना पानी, मतलब जितना भी एक समांग बनेगा, मतलब कि होमोजीनियस मिक्सचर। और विषमांग मतलब कि 2 कप चाय में आधा केजी चीनी, तो विषमांग मिश्रण बन ही नहीं पाएगा, तो वो विषमांग मिश्रण हो जाएगा। और मिश्रण वगैरह की वजह से कई चीज़ें जो होती हैं मिश्रित होती हैं एक ही चीज़ में, और उनको अलग करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे आप जानते होंगे कि एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होता है, किसके लिए आपको बता देते हैं, पढ़ा देते हैं। इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं, याद रखिएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आंशिक आसवन मिश्रित द्रवों को अलग किया जाता है जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार आदि इसी विधि द्वारा अलग किए जाते हैं, है ना। खनिज तेल से, जो खनिज तेल या कच्चे तेल, क्रूड ऑयल जो होता है वहाँ से अलग किया जाता है शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार, ये सब अलग अलग किए जाते हैं, तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। याद रखिएगा, आंशिक आसवन है और ये लिक्विड के लिए होता है। और ऊर्ध्वपातन अभी बताए हैं कि जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में, इस विधि द्वारा ऐसे ठोसों के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो दूसरा नहीं। इस विधि में कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग करते हैं। तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन ठोसों के लिए, मिश्रण के लिए है, ठोस के लिए है। आंशिक आसवन की बात की तो हमने इसमें बताया लिक्विड के लिए, द्रवों के लिए, ठोस यानी सॉलिड के लिए होता है ऊर्ध्वपातन, ओके। आसवन विधि क्या है, आसवन जब दो द्रवों, बात द्रवों की हो गई, यानी डिस्टिलेशन जो होता है वो द्रवों के लिए, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी द्रवों के लिए, जिसमें पेट्रोलियम को अलग करते
सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण का आसवन विधि से अलग करते हैं, अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण और दूसरा संघनन होता है। वाष्पीकरण होता है, फिर संघनन होता है, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन होता है। तो आसवन विधि द्रवों के लिए ही है। ओके, अब यहाँ पर रवाकरण क्रिस्टलाइजेशन ऊपर लिखा हुआ है। इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। अकार्बनिक ठोस मिश्रण, बस इतना। इसको ठोस मिश्रण के लिए, क्रिस्टलाइजेशन ठोस मिश्रण के लिए यूज होता है। ठोस मिश्रण को अलग करते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। वर्ड लेखन क्रोमैटोग्राफी, थोड़ा सा ये अलग हो जाता है। अब जैसे यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं, ठीक है। सेपरेट सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर, मतलब वही चीज़ है वर्ड लेखन क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी में आप देखेंगे या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं वर्ड लेखन जो होता है, जैसे कि रक्त से नशीले ड्रग को अलग करना, रक्त से ब्लड से नशीले ड्रग को अलग करने के लिए यह यूज होता है। ओके, उसके अलावा प्राकृतिक रंग जो होते हैं वहाँ से पिगमेंट वगैरह उसमें से अलग करना। ओके, डाई में रंगों को पृथक करने के लिए यह यूज होता है वर्ड लेखन। ओके, भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम भाप से समझ में आ गया होगा। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा अलग किया जाता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर है कि विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन, मेथिल अल्कोहल। ये सब तो याद नहीं हो पाएगा, तो याद रखिएगा भाप आसवन ये है। क्रोमैटोग्राफी आपने देख लिया। आंशिक आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम और ऊर्ध्वपातन जो कि ठोस से सीधे ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। और फिर आसवन जो है कि ये भी द्रवों के लिए है आसवन विधि, और रवाकरण क्रिस्टलाइजेशन ठोस के लिए है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इम्प्योरिटी अशुद्ध चीज़ें जब भी किसी भी लिक्विड में ऐड कर दी जाती हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की बात करें, चेंज इन स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट और हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब हम सीधे इस पे पहुंचते हैं। द्रवणांक पर दाब का प्रभाव। द्रवणांक होता है मेल्टिंग पॉइंट पर दाब का, प्रेशर का प्रभाव क्या होता है मेल्ट होने के लिए। तो उन पदार्थों के द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं। उन पदार्थों के मेल्टिंग पॉइंट यानी जो उसको मेल्ट करने के लिए, उनको गलाने के लिए जो होते हैं, तो उन पदार्थों के द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है। क्या कह रहे हैं कि जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है उन पदार्थों का दाब बढ़ाने पर द्रवणांक भी बढ़ जाता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है दाब बढ़ाने पर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोम, तांबा की बात हो रही। और उन पदार्थों का द्रवणांक जो है मेल्टिंग पॉइंट दाब बढ़ाने से घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ, ढलवां लोहा। ओके, तो याद होना चाहिए ये चीज़ें, यही स्टेटमेंट पूछा जाएगा, स्टेटमेंट रखे जाएंगे आपसे, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी। ओके, तो ये बेसिक है, सब चीज़ें ये बेसिक है, ये याद नहीं हो पाता। आप देखिए कैसे क्या है ये कि उन पदार्थों का मेल्टिंग पॉइंट दाब बढ़ाने बढ़ जाता है जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है। मोम, घी गलने पर आयतन बढ़ जाता है, इसलिए द्रवणांक भी बढ़ जाता है दाब बढ़ाने पर, मेल्टिंग पॉइंट। उन पदार्थों का द्रवणांक दाब बढ़ाने पर घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है। ओके, जैसे बर्फ़, ये सब चीज़ें हैं। ओके, बर्फ़ देखिए कह रहे हैं कि आयतन गलने पर घट जाता है बर्फ़ का। ओके, द्रवणांक दाब बढ़ाने से घट जाता है, ये भी कहा जा रहा है। बर्फ़ आपने बनाया होगा, बर्फ़ फ्रिज में, आपने फ्रीजर में अगर रखा होगा बर्फ़ कभी भी, तो ऐसे जो उसमें होता है एक, उसमें रखते हैं ना, पानी भर देते हैं, तो क्या होता है कि जब जम जाता है तो बहुत टाइट हो जाता है। यानी जमने पर इसका क्या हो रहा है, जमने पर ये थोड़ा सा फैल जा रहा है, यानी कि आयतन इसका बढ़ जा रहा है ना। तो जब इसका आयतन वगैरह बढ़ जा रहा है तो ये ज़्यादा जगह लेना चाहता है, तो यही चीज़ यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ़ का 3 भाग मिलाया जाता है। इससे मिश्रण का ताप -22 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। आइसक्रीम वगैरह आपने खाया होगा, उसमें नमक मिला देते हैं उसके पानी में, जो बर्फ़ होती है। तो आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ़ का 3 भाग मिलाया जाता है। इससे मिश्रण का ताप जो होता है -22 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। और जैसे ही आइसक्रीम आप हाथ में लेते हैं तो गलना शुरू हो जाती है ना, क्योंकि उसको बाहर आते ही गर्मी लगने लगती है आइसक्रीम को। वाष्पीकरण की बात करें, वाष्पीकरण वगैरह तो आपको पता ही होगा, वैसे यहाँ से पूछा नहीं जाएगा कुछ। द्रव में वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। पहला चीज़ जो 2 प्रकार के होते हैं, एक वाष्पन, इवेपोरेशन, दूसरा क्वथन यानी बॉइलिंग है। क्वथनांक से कम तापमान वगैरह वगैरह वगैरह, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर रेबिस एंड सफ़ायर लिखा गया, केमिकली एल्युमिनियम ऑक्साइड ये होते हैं। रेबिस एंड सफ़ायर जो होते हैं, सफ़ायर्स केमिकली ये सब एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वथनांक की बात है। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, आपने अभी देखा था फिजिक्स के लेक्चर में। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है जब आप प्रेशर कुकर में कुछ बनाते हैं, तो जब एक तरह से दाब प्रेशर बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, इसलिए चावल आपका जल्दी पक जाता है और आप तुरंत निकाल कर सीटी निकाल कर तुरंत खा लेते हैं, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है दाब बढ़ाने पर, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है दाब बढ़ाने पर, ओके। अब यहाँ पर लिखा है लाइटर देन वाटर, डेंसिटी की बात हो रही है। वाटर से हल्के होते हैं लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। तो बताइएगा पोटेशियम आवश्यक होता है किसके लिए, हमारे शरीर में पोटेशियम क्यों आवश्यक होता है, मतलब क्या ऐसी प्रक्रिया हमारे शरीर की है जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है पोटेशियम। कल हमने बताया था फिजिक्स के लेक्चर में, आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। परमाणु संख्या वगैरह के बारे में हम पहुँचते हैं मोल इकाई। मोल का मान जो होता है जिसको अवगाद्रो संख्या कहते हैं, मोल का मान 6.022 × 10⁻23 इसकी वैल्यू होती है, इसी को अवगाद्रो संख्या कहते हैं, ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखिए इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी, और प्रोटॉन की खोज के लिए गोल्डस्टीन का भी नाम आता है और रदरफोर्ड का भी आता है। लेकिन नाभिक की खोज की बात की जाती है तो गोल्डस्टीन का नाम आता है ना। नाभिक की खोज, न्यूक्लियस की खोज तो गोल्डस्टीन का नाम आता है, ओके। इसको एक बार आप लोग देखिएगा, ये जो गोल्डस्टीन है इनके बारे में देखिएगा। तो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड को, यहाँ पर देखिए गोल्डस्टीन लिखा लेकिन रदरफोर्ड है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। यूपी SSSC के एग्जाम में सब पूछे जा सकते हैं, और यूपी PCS भी कहीं पीछे नहीं, कभी कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है। यूपी PCS की 20 से 25 क्वेश्चन इतना सिंपल, 25 से 30 इतना सिंपल पूछ देंगे, किसी भी गाँव के आदमी को दिखा देंगे पेपर, कहेगा अरे ये पूछा गया है ना। तो कहेंगे ये पूछा है तो हम क्लास 6 में पढ़े थे, हम तो क्लास 10th में पढ़े थे। तो उनसे बताइएगा कि थोड़ा कट ऑफ क्लियर करके दिखाइए बबुआ, है ना, तब ना मत जाने। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। परमाणु क्रमांक, पास से परमाणु क्रमांक, पास से प्रोटॉन, पास से परमाणु क्रमांक, पास से प्रोटॉन। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु क्रमांक के बारे में हमने बताया था, 92 यूरेनियम अगर 235 है तो ये नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहते हैं। द्रव्यमान या भार आपके सर पे ही होता है ना, भार, तो द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार कहते हैं ऊपर वाले को, ओके। द्रव्यमान संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, याद रखिएगा। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या, ओके, ठीक है। परमाणु क्रमांक कहते हैं नीचे वाला। द्रव्यमान संख्या क्या कहते हैं, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को, इन दोनों के जोड़ दिए जाते हैं जब ये दोनों, तो इनको कहते हैं द्रव्यमान संख्या, ओके। अब यहीं पर क्वेश्चन बनता है कि आपको न्यूट्रॉनों की संख्या दे दी गई है, द्रव्यमान संख्या दे दी गई है, तो आप निकालिए परमाणु क्रमांक कितना होगा। परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या, है ना। मान लीजिए द्रव्यमान संख्या आपको 15 दे दी गई, न्यूट्रॉन संख्या 10 दे दी गई, बोल दिए कि अब बताए प्रोटॉन संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर ये देखिए ये प्लस है, यहाँ 10 है, तो प्रोटॉन संख्या 15 इधर आ जाएगा, -10। प्रोटॉनों की संख्या बराबर 10 में से 15 में से 10 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर 5। और प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक, ओके। और घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे तो कहेंगे परमाणु क्रमांक 20 दिया हुआ है, ठीक है, न्यूट्रॉन संख्या दी गई है 15, तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो प्रोटॉन यानी प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या को जोड़ेंगे इस 15 से तो 35 हो जाएगी द्रव्यमान संख्या। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ओके, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या, नीचे वाला परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, यहाँ पर हमने देखा मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा, तत्व कौन सा, हाइड्रोजन है। 3/4 यही पाया जाता है, 1/4 हीलियम पाया जाता है। इस यूनिवर्स की बात हो रही है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर है कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट की बात करें, अर्थ की भू परपटी पर बात करें तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और फिर आयरन है, कैल्शियम है, तो ये सब चीज़ें इस प्रकार से, तो ऑक्सीजन है। समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक अभी आपने देखा परमाणु क्रमांक, उसके बाद आपने द्रव्यमान संख्या देखा, परमाणु क्रमांक नीचे वाला, द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला।
समस्थानिक क्या है? समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। समान परमाणु क्रमांक यानी 92, जैसे यहाँ पर लिखा है 1H1, 1H2, 1H3, ये देखिए परमाणु क्रमांक नीचे वाले समान है, और ये परमाणु द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान भार व जो भी बोलते हैं ऊपर वाले को, इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये देखिए भिन्न है। अगर अलग है ऊपर वाला तो ये क्या कहा जाएगा? समस्थानिक। यानी परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसको समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। ठीक है। समभारिक क्या है? समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को समभारिक कहते हैं। अब यही उल्टा हो जाए, अगर उल्टा क्या यहाँ पर लिखा है कि देखिए, ये देखिए लिखा है कि 18, 19, 20, नीचे वाला चेंज हो रहा है, ऊपर वाला सेम है, ऊपर वाला सेम है, तो उसको क्या कहेंगे? समभारिक। यानी परमाणु क्रमांक भिन्न, द्रव्यमान संख्या समान, तो समभारिक यानी आइसोबार कहेंगे। ओके, ठीक है। अब यहाँ सम न्यूट्रॉनिक यानी समान न्यूट्रॉन हो, सम इलेक्ट्रॉनिक यानी समान इलेक्ट्रॉन हो। हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी यूरेनियम है। ब्रोमीन की बात करें, मरकरी की बात करें, फ्रांसियम की बात करें, सीजियम की बात करें, गैलियम और रुबिडियम की बात करें, ये सब लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। आपने अभी तक मरकरी के बारे में सुना होगा, लेकिन मरकरी, ब्रोमीन, फ्रांसियम, सीजियम, गैलियम, रुबिडियम, ये सब लिक्विड की अवस्था में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। अब गैसों के लिए कुछ नियम दिए गए हैं, कुछ नियम है। अब गैसों के लिए नियम है तो यहाँ पर एक ग्राहम का गैसीय विसरण नियम है। यहाँ से एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, यूपी पीसीएस नहीं पूछा था, संभवतः 2017 में पूछा था। यहाँ पर फार्मूला है R1/R2 इक्वल टू √D2/D1, D2/D1 इक्वल टू √M2/M1। ओके, इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, R1/R2 इक्वल टू √M2/M1, या फिर आप कह सकते हैं R1/R2 इक्वल टू √D2/D1। ये दोनों अलग अलग भी आप कह सकते हैं क्योंकि आप बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। ओके, तो क्या है कि नियत ताप एवं दाब पर, ताप और दाब एकदम मेंटेन है, नियत है। गैसों के विसरण की आपेक्षिक गतियाँ उनके घनत्वों अथवा अणुभार के वर्गमूल के क्रमानुपाती होती है। ओके, तो अगर आपको D2, D मतलब घनत्व यानी डेंसिटी की बात है, अणुभार यानी m की बात है, तो अगर ये वैल्यू दी हो, आपसे पूछा जाए दो तत्वों का, तो आप आंसर बताने में माहिर हो सकते हैं और बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, हाँ, मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की बात करें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी सीधे सीधे जानना है कि रसिया के ये थे, D.I. मेंडलीव इनका नाम था, इन्होंने आवर्त सारणी दी थी। ठीक है, और आवर्त सारणी में एक ही मुख्य पॉइंट क्या था इनके, कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है। परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है, इनकी एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण। ये परमाणु भारों के आवर्त फलन की बात करते हैं मेंडलीव क्या करते हैं? परमाणु भारों के आवर्त फलन की बात करते हैं तत्वों के वर्गीकरण को। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोसले ने दिया था, उन्होंने कहा था कि परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। इनके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या, उन्होंने कहा कि परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव ने, इन्होंने कहा कि परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। केमिस्ट्री वगैरह थोड़ा सा बोरिंग होता है, बोरिंग अगर समझ लेंगे, मान जाएंगे कि बोर हो रहे हैं तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन ये मान के चलेंगे कि हमको एग्ज़ाम निकालना है, तब कैसे बोर होंगे? करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, करना तो पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्यों सपने देखते हैं ऐसे? ओके, ठीक है। एमंग नॉन मेटल्स डायमंड इज़ हार्डेस्ट। नॉन मेटल की बात करें, डायमंड हार्डेस्ट है। एमंग मेटल प्लेटिनम इज़ हार्डेस्ट। प्लेटिनम जो है हार्डेस्ट है। यहाँ पर लिखा गया आयनन विभव, आयोनाइजेशनल पोटेंशियल, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर बाहर करने के लिए आवश्यक है। आयनन विभव क्या, आयोनाइजेशनल पोटेंशियल क्या है कि ऊर्जा की इतनी आवश्यकता, न्यूनतम आवश्यकता मात्रा जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बात है, इतनी ऊर्जा। और इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण कर रहा है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की बात है आयनन विभव में। ओके, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। ओके ओके ओके, सबसे अधिक क्लोरीन की होती है, यही पूछ देगा क्वेश्चन। विद्युत ऋणात्मकता की बात करें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, किसी तत्व के परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचता है। देखिए, साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को यहाँ खींच रहा है, उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है।
इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की सर्वाधिक है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अगर प्रयास करिएगा तो ये याद हो जाएंगी चीज़ें और आप कर ले जाओगे एग्जाम में जब पूछा जाएगा। ओके, जालक ऊर्जा क्या है? जालक ऊर्जा क्या है? किसी रवा या क्रिस्टल के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। रवा क्रिस्टल के आयनों को एक दूसरे से अलग करने एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि येलो कलर स्ट्रीट लाइट जो होती है उनका येलो कलर क्यों होता है? सोडियम का वाष्प होता है, वेपर होता है। ओके, ठीक है। और मोनोक्रोमेटिक जो लाइट होती है नॉट स्प्लिट विथ वाटर ड्रॉपलेट्स। वाइट कलर जो होता है मरकरी की वजह से होता है, वाइट कलर मरकरी की वजह से होता है। ओके, याद रखिएगा। क्लोरीन फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन जो यूज होती है वो हाइपोक्लोरस एसिड के फॉर्म में यूज होती है, जो किल करती है बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स को किल कर देती है, मार डालती है। ओके, क्लोरीन हाइपोक्लोरस एसिड के रूप में यूज होता है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट पर्ल और कैल्शियम सल्फेट जो होता है जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हिंदी में लिख के आएगा, कैल्शियम सल्फेट किसको कहते हैं तो बताओ बच्चों। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसी को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। ओके, CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका केमिकल फार्मूला है CaSO4 इंटू हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी हम आगे जिप्सम भी बताएंगे। अब यहाँ पर लिखा गया स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक बनाई जाती है निकिल के द्वारा। नॉन मैग्नेटिक बनाने के लिए निकिल यूज होता है उसमें। नॉन मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील को नॉन मैग्नेटिक बनाने के लिए यूज होता है निकिल। और स्टेनलेस स्टील बनती कैसे, क्या क्या यूज होता है तो आयरन 89%, क्रोमियम होता है, मैग्नीशियम, फिर कार्बन। याद रखिएगा, स्टेनलेस स्टील में होता है आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कार्बन और उसको नॉन मैग्नेटिक बनाने के लिए निकिल यूज होता है। आयरन मेकिंग रस्ट फ्री क्या है? यानी स्टील ही स्टेनलेस स्टील तो क्रोमियम यूज होता है। रस्ट फ्री करने के लिए क्रोमियम यूज करते हैं, ये देखिए क्रोमियम। ओके, अम्ल, भस्म एवं लवण की बात करें, अम्ल, एसिड, बेस वगैरह की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, पता नहीं क्यों ऐसा हमें लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी पूछे नहीं गए हैं। आर्हेनियस, बार्नस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत जो है, लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन आने वाले समय में ऐसी हमारी आशा है कि ये पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे देखते हैं। अम्ल क्या है? अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप के रूप में रहता है। हाइड्रोजन रहता है प्रतिस्थाप के रूप में, अम्ल वे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन रहता है, याद रखिए। आर्हेनियस क्या कह रहे हैं? आर्हेनियस कह रहे हैं कि अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। कह रहे हैं कि अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। लेकिन बार्नस्टेड एवं लॉरी क्या कह रहे हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। बार्नस्टेड एवं लॉरी क्या कह रहे हैं कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। आर्हेनियस कह रहे हैं कि H+ आयन प्रदान करता है ना, जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। बार्नस्टेड और लॉरी कह रहे हैं कि प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। लेकिन लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है कि अम्ल वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रकृति होती है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक है, यानी इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की प्रकृति होती है लुईस इलेक्ट्रॉनिक में। बार्नस्टेड और लॉरी क्या कहते हैं कि प्रोटॉन जो प्रदान करने की क्षमता रखता है, और लेकिन लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता है कि एक निर्जन जोड़ी को स्वीकार करने की प्रवृत्ति है। आर्हेनियस क्या कह रहे हैं कि H+ आयन देता है जल में घुलकर। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी आगे ये लोग क्षार में भी आएंगे, बेस में भी आएंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जली विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, अब कुछ अम्ल यहाँ पर दिए गए। सिरके में पाया जाता है एस्टिक, संतरा में सिट्रिक, इमली में टार्ट्रिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, दही, खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, लेकिन दुर्गंध युक्त मक्खन जब होता है उसमें ब्यूटाएरिक अम्ल होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी जब काट दिए तो मेथेनाइक अम्ल, नेटल का डंक मेथेनाइक अम्ल। ओके, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, सिरका अचार एस्टिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थ जो होते हैं कार्बोनिक अम्ल, अंगूर टार्ट्रिक अम्ल, सेब मैलिक अम्ल, नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल। खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है, HCl का उपयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण
शुद्धिकरण किया जाता है। चांदी और सोना के HNO3 नाइट्रिक अम्ल ओके शुद्धिकरण किया जाता है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त होता है। और टार्ट्रिक एसिड जो यूज होता है मेकिंग बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए टार्ट्रिक एसिड यूज होता है। टार्ट्रिक एसिड यूज होता है बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर क्या होता है? खाने वाला सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा। ओके, अम्लराज क्या है? बहुत महत्वपूर्ण, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया अम्लराज क्या है? 3:1 के अनुपात में HCl और HNO3। HCl 3 गुना HCl, 3 गिलास HCl 1 गिलास जो है कि HNO3 मिलाते हैं तो बन जाता है एक्वारेजिया। और क्या इसको मतलब क्या किस लिए यूज होता है? सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ हो जाता है। सोने और प्लेटिनम को गला सकता है एक्वारेजिया, यही है। याद रखिए, यही पूछा जाता है कितने अनुपात में? 3:1 में। एक्वारेजिया में कौन कौन से अम्ल होते हैं? HCl 3 गुना होता है और HNO3 1 गुना होता है। ओके, अब यहाँ पर भस्म की बात है यानी बेस की बात करें। अम्ल में हमने बताया कि अम्ल अलग अलग लोगों ने बताया कि अम्ल ऐसा यौगिक है जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है, भस्म ऐसा यौगिक है, भस्म कहलाता है। बार्स्टेन लारी के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो भस्म कहलाता है। लेकिन अम्ल क्या है? प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। ओके, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ग्रहण करने की क्षमता रखता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? कि इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता रखता है। यहाँ पर निर्जन जोड़ी को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भस्म 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, ये क्या करते हैं? ये अम्ल और भस्म क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं ये लोग, और स्वाद में यह कड़वा होता है। कुछ भस्म की यानी बेस की बात करें, बेस की बात करें, बेस की बात करें, बेस हम बोल रहे हैं, बेस की बात करें, भस्म की बात करते हैं। जल में विलेय भस्म, वैसा भस्म जो जल में विलेय हो क्षार कहलाता है। वैसा भस्म जो जल में विलेय हो, बेस जो जल में विलेय हो उसको क्षार कहते हैं। यह लाल लिटमस को पत्र को नीला कर देता है, स्वाद में कड़वा होता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन देगा सुमेलित करने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, खड़े हो जाओ बच्चा, तो NaOH है ना। फिर लिखेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तुम बताओ बच्चा, तो ये KOH है, सुमेलित करिए, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोग दिए गए हैं तो ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, OH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, यहाँ पर फिर से टार्ट्रिक एसिड यूज टू मेक बेकिंग पाउडर यहाँ पर लिखा है, यानी HCO3 टार्ट्रिक एसिड यूज टू मेक बेकिंग पाउडर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है घरों में चूना पोतने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जल को मृदु बनाने में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में इसका यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर सोल्डर जो होता है ना, सोल्ड करते हैं, सोल्डर जो होता है टिन प्लस लेड, टिन और शीशा का बना होता है सोल्डर, याद रखिएगा, क्वेश्चन मिलाने के लिए आ जाते हैं टिन और लेड। ब्रोंज की बात करेंगे तो कॉपर और टिन होता है कि जिंक होता है? अब ये आप बता दीजिएगा। ब्रोंज तो ब्रास क्या होता है? कॉपर और जिंक होता है, ब्रास कॉपर और जिंक। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाई जाती, कॉपर जिंक और निकल होता है जर्मन सिल्वर में। ओके, ठीक है, जर्मन सिल्वर को निकल सिल्वर भी कहते हैं, कॉपर जिंक और निकल होता है, इसमें सिल्वर नहीं होता है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कास्टिक सोडा की बात है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा NaOH कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी मिलाने के लिए आ जाता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। साबुन बनाने में, दवा बनाने में, कारखानों को साफ़ करने में, कपड़ा एवं कागज़ बनाने में, पेट्रोलियम साफ़ करने में। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एक और नाम से भी जाना जाता है, तो सर्च करिएगा किस नाम से जाना जाता है, अगर कोई नाम है तो कमेंट कर दीजिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस पेट की अम्लीयता को दूर करने में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? MgOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस पेट की अम्लीयता दूर करने में। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक जो होता है NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है। कास्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है, बारूद बनाने में काम आता है, ठीक है। अब pH स्केल की बात करें, आपको पता होना चाहिए pH स्केल जो होती है, आप 0 से 7 तक जो होता है बेसिक होता है, 7 से 14 तक जो होता है अम्लीय होता है। तो यानी 7 से, जैसे कि देखिए, सॉरी यहाँ पर बेसिक होता
होता है, 0 से 7 तक अम्लीय है, एसिड होता है, अम्लीय एसिडिक, ओके। और यहाँ तक क्षारीय होता है, ओके। इधर 7 से 14 याद रखिएगा। 7 पे जो होता है उदासीन होता है, ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय। समुद्री जल की पीएच वैल्यू 8.4 होती है। रक्त हमारा ब्लड जो है 7.35 से 7.45 तक होता है, 35 से 45 होता है, बेसिक होता है, अम्लीय नहीं होता है, अम्ल थोड़े है ना, अम्ल नहीं है हमारा रक्त, अम्लीय नहीं है, बेसिक होता है, ओके ठीक है। चलिए, हमारा शरीर इतना परास के बीच कार्य करता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल जो होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत हमारे जो होते हैं, है ना, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नींबू में देखिए पीएच वैल्यू कितनी होती है, नींबू 2.2, सिरका 2.4 होता है। नींबू खाते हैं तो मुंह बनाते हैं अजीब सा आप लोग, है ना। नींबू कभी खेलिए, थोड़ा सा कट करके नींबू वाला गेम होता है कि कौन कितना चेहरा बना रहा है। तो 2.2 होती है अम्लीयता इसकी, और सिरका इसका 2.4 था। शराब 2.8 है, और यूरिन मूत्र 6 है। दूध का 6.4 होता है। लैक्टिक एसिड, लार जो होता है 6.5, टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। रक्त 7.4, समुद्री जल 8.4, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसिड रेन क्या होती है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर एसिड रेन में होता है, जो बाद में H2SO4 नाइट्रिक एसिड वगैरह गिरने लगते हैं। और अगर आप पहली बारिश का मज़ा लेने के लिए निकल जाते हैं तो प्रयास करिएगा कि ना निकलिएगा, नहीं तो आपके बाल भी धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे। वनस्पति घी फ्राम वनस्पति आयल, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस यूज होता है। वनस्पति घी फ्राम वनस्पति आयल से बनाया जाता है, तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस इसमें यूज होता है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, हाइड्रोजन गैस और निकल का यूज होता है। हाइड्रोजन गैस और निकल का यूज होता है। वेजिटेबल ऑयल फ्राम वनस्पति घी बनाने के लिए फ्रॉम वनस्पति ऑयल से हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है, हाइड्रोजन गैस और निकल यूज होता है, ठीक है। चलिए हाँ, आगे यहाँ पर कुछ और। कैल्शियम कार्बाइड, इथेफॉन, एसिटिलीन यूज होता है राइपनिंग ऑफ फूड को क्या करने के लिए? पकाने के लिए। कैल्शियम कार्बाइड, इथेफॉन और एसिटिलीन यूज होता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का यूज होता है वेल्डिंग गैस में। वेल्डिंग देखें आप ना, तो वेल्डिंग गैस में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का यूज होता है वेल्डिंग गैस में, याद रखिएगा। ऑक्सीजन, एसिटिलीन, वेल्डिंग गैस। कैल्शियम कार्बाइड, इथेफॉन, एसिटिलीन जो होता है राइपनिंग ऑफ फूड यानी जो फल होते हैं, फ्रूट की बात हो रही, फल होते हैं उनको पकाने के लिए यूज किया जाता है, कोई समस्या नहीं। कार्बन और उसके यौगिक की बात करें, कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 है, ठीक है। अपरूपता एलोट्रॉफी क्या होती है? एलोट्रॉफी क्या होती है? वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान हो एवं भौतिक गुण भिन्न हो, रासायनिक केमिकली सेम हो, लेकिन उनका कार्य जो होता है भौतिक रूप से अलग हो, ठीक है, तो वो अपरूप कहलाते हैं। एलोट्रॉफी उसी को कहते हैं, इस घटना को अपरूपता कहते हैं, इसी घटना को अपरूपता एलोट्रॉफी कहते हैं। कार्बन के 2 मुख्य अपरूप हैं, हीरा है, ग्रेफाइट, उसके अलावा बकमिस्टर फ्लोरीन भी है, ग्रेफीन भी है कार्बन के अपरूप, लेकिन मुख्य रूप से हीरा और ग्रेफाइट की बात होती है। ग्रेफाइट, हीरा क्या है? सूर्यवंशम वाला हीरा, इसके कुछ गुण हैं। यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है, यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता है, इस पर अम्ल क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके रवे घनाकार होते हैं, इसके क्रिस्टल जो होते हैं घनाकार होते हैं, इनकी संरचना आइसोमेट्रिक होती है, याद रखिएगा। हीरे का ये गुण है, ओके। और इसका अपवर्तनांक जो होता है 2.417 होता है, अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण यह बहुत चमकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण यह चमकता है ना। जल में पड़ी परखनली का चमकना, है ना, शीशे में आई दरार का चमकना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही कारण है, ओके ठीक है। आप बताइएगा जो कि रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, वो किसका कारण है, क्यों होता है, वो भी बता दीजिएगा आप लोग। इस पर रेडियम से निकलने वाले एक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है, ठीक है। और शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है, पारदर्शक आसानी से उस पार देख सकते हैं, और रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोल्ट कहते हैं, काला हीरा जो होता है उसको बोल्ट कहते हैं। इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है, काले हीरे का प्रयोग, ओके। मरकरी वेपर और आर्गन और नियान यानी अक्री गैसें, ये सब यूज की जाती हैं CFL में, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप में और ट्यूबलाइट में,
ट्यूबलाइट वगैरह में यूज की जाती है ना। अभी आप बात करें अगर जैसे कि एलईडी चल रहा है तो एलईडी में गैलियम आर्सेनाइड होता है, एलईडी में गैलियम आर्सेनाइड होता है, याद रखिए गैलियम आर्सेनाइड, ओके। गैलियम आर्सेनाइड की वजह से वो चमकता है। और मरकरी वेपर और आर्गन और नियॉन गैस यूज होती है CFL कॉम्पैक्ट फ्लुओरेसेंट लैंप और ट्यूबलाइट वगैरह में, ओके ठीक है। डाइथाइलिन सल्फाइड मस्टर्ड गैस है, मस्टर्ड गैस जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज हुई थी। डाइथाइलिन सल्फाइड मस्टर्ड गैस है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज हुई थी। फैक्ट ज़्यादा होंगे भैया, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, नोट कर लीजिए जो जो बोल रहे हैं। कहीं पर किसी भी अगर घटना, मान लीजिए आप ये खुद आपके पास ये किताब हो, क्या बोलते हैं इसको, ल्यूसेंट, तो वहाँ पर नोट कर लीजिए, एक बार और देखिएगा तो याद होगा। मरकरी वेपर एंड आर्गन गैस, CFL ट्यूबलाइट, डाइथाइलिन सल्फाइड, मस्टर्ड गैस यूज हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ओके। ग्रेफाइट के कुछ गुण हैं, विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। तो पेंसिल में जो होती है ग्रेफाइट की छड़ें लगी होती हैं, तो कभी ऐसे दोनों साइड टच करिएगा मत स्विच में लगा के। इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है, स्ट्रक्चर इसका हेक्सागोनल होता है, ओके। कागज़ पर रगड़ने से या उस पर काला निशान बना देता है, इसलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में, मंदक न्यूट्रॉनों को रोक देता, स्लो कर देता, परमाणु भट्टी में नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन जब होता है। इलेक्ट्रोड के रूप में एवं कार्बन आर्क बनाने में इसका उपयोग किया था, हीरा वगैरह वगैरह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अपरूपता की बात हो गई, हीरा और ग्रेफाइट दोनों को देख लिया। हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम है, जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार के अवसादी चट्टानों के बीच बने भंडारों में संरक्षित किया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स में ये पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन। एक होता है संतृप्त, एक असंतृप्त, एक है एरोमेटिक। अब संतृप्त के बारे में देखते हैं, अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजिताएं एक सहसंयोजी आवरण द्वारा जुड़ी हों, यानी कि कार्बन है ऐसे 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 इस प्रकार से जुड़ी हों, एच एक बॉन्ड द्वारा जुड़ी हों, तो उसको क्या कहते हैं? संतृप्त यानी सैचुरेटेड कार्बन कहते हैं हाइड्रोकार्बन। उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन भी कहते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2, ओके। और देखिए मेथेन है, मेथेन CH4, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि एल्केन के उदाहरण है। एल्केन का फार्मूला संतृप्त हाइड्रोकार्बन में CnH2n+2। असंतृप्त की बात करेंगे, असैचुरेटेड की बात करेंगे तो सिर्फ एक बॉन्ड के द्वारा नहीं जुड़े होते हैं, 2 या 3 बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इनको जब 2 बॉन्ड वाला होता है तो उसको एल्कीन कहते हैं, एल्कीन जिसका फार्मूला CnH2n है। लेकिन अगर वह जो है कि त्रिबंध वाला होगा तो एल्काइन कहा जाता है, इसका फार्मूला CnH2n-2। फिर से संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं तो उसको एल्कीन कहते हैं, फार्मूला CnH2n+2। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। असंतृप्त जो होता है डबल बॉन्ड के द्वारा अगर जुड़े हुए हैं तो उसको एल्कीन कहते हैं, उसका फार्मूला CnH2n। और जो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं तो उनको एल्काइन कहते हैं, फार्मूला CnH2n-2। इसके उदाहरण भी हैं, एल्कीन के उदाहरण जैसे एथीन हो गया और एल्काइन के उदाहरण जैसे एथाइन हो गया। एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक होते हैं वो जो मतलब हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक वो हैं जिनमें सुगंध होती है एक विशेष प्रकार की। जैसे बेंजीन की बात करें, बेंजीन है, यहाँ पर देखिए ये है बेंजीन बना है, मतलब एक विशेष प्रकार की इसमें सुगंध पाई जाती है, ओके। मोलासेस एंड विनेगर, एसिटिक एसिड होता है। मोलासेस और विनेगर यानी सिरका वगैरह में एसिटिक एसिड होता है। प्रिजर्वेटिव के तौर पर ये यूज किए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव की तरह सिरका वगैरह देखते होंगे आपके परिवार में लोग, अचार वगैरह अगर बनता होगा तो आप देखते होंगे सिरका का यूज किया जाता है, जो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं और प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है लंबे समय तक, 2, 4, 6 महीने, वर्षों तक सिरका कह रहे हैं, अचार एकदम सही रहता है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वुड स्प्रिट जो होता है मिथाइल एल्कोहल को कहते हैं वुड स्प्रिट। एक्सेस अगर हो जाता है तो इसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। वुड स्प्रिट मिथाइल एल्कोहल को कहते हैं वुड स्प्रिट। अगर ज़्यादा कोई इसको पी ले मिथाइल एल्कोहल तो क्या हो सकती है कि अंधा भी हो सकता है व्यक्ति। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर का किण्वन उसको कहते हैं इथाइल एल्कोहल, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। अब यहाँ पर समावयवता है, आइसोमेरिज्म है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है। अणुसूत्र समान है लेकिन गुण अंतर है, इसी विशेष गुण को समावयवता कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहा जाता है, ठीक है।
बहुलकीकरण क्या है? बहुलकीकरण क्या है? पॉलीमेराइजेशन। जब एक ही यौगिक के दो या अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहा जाता है। एक ही यौगिक के दो या अथवा अधिक अणु, बहुलकीकरण पॉलीमेराइजेशन, एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं, इस प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले को मोनोमर और उत्पाद को पॉलीमर कहा जाता है। ओके, ठीक है। और इसकी कुछ विशेषताएं, इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं, किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता है, बहुलक अणुभार मूल यौगिक के अणुभार का गुणक होता है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं नेचुरल बहुलक, नेचुरल पॉलीमर के उदाहरण स्टार्च और सेलुलोज। क्या है? नेचुरल पॉलीमर के उदाहरण है स्टार्च और सेल्यूलोज। नेचुरल पॉलीमर के उदाहरण हैं स्टार्च और सेलुलोज, याद रखिएगा, नेचुरल पॉलीमर के उदाहरण हैं। ठीक है। प्लास्टिक, प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है लाह। लाह क्या होता है आप देखिएगा, प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है लाह। लाह क्या होता है देख के कमेंट करिएगा। प्राकृतिक प्लास्टिक। और प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण स्टार्च और सेल्यूलोज। ओके। और प्लास्टिक दो प्रकार से रासायनिक विधि से तैयार किए जाते हैं। रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है? यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। यह गुण इसमें सदैव मौजूद रहता है चाहे कितनी बार ठंडा व गर्म किया जाए। थर्मोप्लास्टिक क्या है? गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने में कठोर हो जाता है। यह गुण इसमें सदैव मौजूद रहता है चाहे उसे कितनी बार ठंडा या गर्म किया जाए। ओके। उदाहरण है पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, टेफ्लॉन, ये सब। तो पॉलीथीन में एथिलीन, पॉलीथीन बनती है जो, तो एथिलीन को उच्च ताप एवं दाब पर बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन, फेनिल एथिलीन, पीवीसी पतली चादर, फिल्म, बरसाती सीट कवर बनाने में वाइनिल क्लोराइड के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। तो ये सब थर्मोप्लास्टिक हैं। ओके। पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, नायलॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीथीन, ये सब पूछा जा सकता है। क्लोराइड, टेफ्लॉन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? यह वह प्लास्टिक जो पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में ढाल लिया जाता है। इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। एक बार गर्म कर दिए, जैसा हो गया ठीक है, दोबारा नहीं बन सकता है ना। उदाहरण बाइकेलाइट तथा मेलामाइन। वैकेलाइट तथा मेलामाइन। वैकेलाइट कैसे बनता है? फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके वैकेलाइट प्राप्त किया जाता है। फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके वैकेलाइट प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि के केस बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। रबड़ क्या है? रबड़ दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लिष्ट। कई बार पूछा गया। आइसोप्रीन क्या है? आइसोप्रीन का बहुलक क्या है? या प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है या थर्मोप्लास्टिक है ना। प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है या थर्मोप्लास्टिक है। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वल्कनाइजेशन क्या होता है? वल्कनीकरण क्या होता है? प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। बस वल्कनाइजेशन क्या है? प्राकृतिक रबड़, नेचुरल रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। इसके बाद रबड़ एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार रबड़ का उपयोग दस्ताना, रबड़ बैंड बनाने में किया जाता है। रबड़ आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। पूछेगा रबड़ को किस में डाल दिया जाएगा तो घुल जाएगा, तो कार्बन डाइसल्फाइड में। ओके, ठीक है। वल्कनाइजेशन क्या है कि प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिला देते हैं, इसी प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन कहते हैं। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है या थर्मोप्लास्टिक है। वैकेलाइट क्या है? फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर है प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण ला है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण स्टार्च और सेल्यूलोज हैं। क्वेश्चन पूछा गया है। थर्मोप्लास्टिक है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो गई, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, टेफ्लॉन, ये सब प्राकृतिक वो हैं, क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक है। ओके। बुलेट प्रूफ जब बनाते हैं तो केवलर उसको बोला जाता है। पॉलीइमाइड्स का भी उपयोग किया जाता है। लेमिनेटेड ग्लासेस बनाए जा सकते हैं। बुलेट प्रूफ विंडो बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट या लेक्सान भी बोलते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो टर्म है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके। और संश्लिष्ट रबड़ है सिंथेटिक रबड़, जैसे नियोप्रीन हो गया, थाइकाल हो गया, संश्लिष्ट रबड़ हैं, जैसे सिंथेटिक रबड़ हैं ये सब। ओके। रेसे क्या हैं? वे श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों हजारों गुना अधिक हो, रेसे कहलाते हैं। और वैसे फाइब्रस फ्रूट की बात करते हैं कि
आपके भोजन में थोड़ा सा फाइबर वाले फ्रूट वगैरह होने चाहिए, फाइबर वाला भोजन होना चाहिए, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया। हाँ, तो इसको आप देखते हैं ऐसे दबा के गार देते हैं, रस निकाल के पी जाते हैं। तो उसको प्रयास किया करिए कि दोनों खाया करिए, जैसे संतरा वगैरह खा रहे हैं, किन्नू वगैरह खा रहे हैं तो पूरा खाया करिए, फाइबर पाए जाते हैं। और फाइबर वगैरह शरीर में क्या करते हैं कि आपके पेट को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करने के लिए सहायक होते हैं, पाचन में सहायक होते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं इनकी। रासायनिक रेशे नायलॉन है, रेयान है, पॉलिस्टर है, कार्बन फाइबर है, ठीक है। सीएनजी देखिए मेथेन और एथेन का मिश्रण होता है। सीएनजी कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, सीएनजी मेथेन और एथेन का मिश्रण होता है, सीएनजी। ओके। और एलपीजी जो आपके घरों में है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। यही पूछा गया उसमें बिहार पीसीएस में। एलपीजी में क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी एलपीजी में जब भी आग लगती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है आपका, यानी ब्यूटेन और प्रोपेन है, बीपी। और सीएनजी में मेथेन और एथेन है। ओके, ठीक है, याद रखिएगा। सीएनजी में 80 से 90% तक मेथेन होती है, फिर इथेन होती है। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल के लिए, सीटेन नंबर डीजल के लिए। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल, सीटेन नंबर डीजल, ऑक्टेन पेट्रोल, सीटेन डीजल, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रभाजी आसम हमने बताया पेट्रोलियम को अलग करने के लिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रयोग किया जाता है। ओके। ईंधन की बात करें, ईंधन जानते हैं फ्यूल। ईंधन वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद की ऊष्मा उत्पन्न करता है, ईंधन कहलाता है। हवा में ही जलती हैं चीज़ें, ऑक्सीजन जरूरी है जलने के लिए। वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद की ऊष्मा उत्पन्न करता है, ईंधन कहलाता है। ईंधन अच्छे होने चाहिए। ईंधन कोई भी अच्छा तभी होगा ना, आप 1 केजी ईंधन लेके जा रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं, महीनों चल रहा है, तो वो बेहतर है कि आप 2, 4, 10 तो ट्रक ला के लेके आ रहे हैं, तो वो ईंधन बेहतर होगा। तो वही है, ईंधन के कुछ गुण होने चाहिए। ऊष्मीमान अच्छा होना चाहिए। जलने के बाद अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। जलने के दौरान या बाद में कोई हानिकारक पदार्थ नहीं उत्पन्न होना चाहिए। उसका जमाव परिवहन आसान होना चाहिए। उसका जलना नियंत्रित होना चाहिए। ओके, तो ये ईंधन के कुछ गुण हैं। ईंधन का ऊष्मीमान जो आपसे पूछा जाता है, किसी ईंधन का ऊष्मीमान, ऊष्मा की वह मात्रा जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन के पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीमान अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है। किसका ऊष्मीमान सबसे अधिक है? हाइड्रोजन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है, परंतु सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है। अपस्फोटन, नॉकिंग व ऑक्टेन संख्या के बारे में जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अपस्फोटन व नॉकिंग, ऑक्टेन संख्या। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं कि जिनका वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले ही हो जाता है, जिससे ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित ना होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है ना। तो यही धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। ऐसे ईंधन जिनका अपस्फोटन अधिक होता है, नॉकिंग अधिक होती है, उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते हैं। लेके आ रहे हैं रास्ते में 4 केजी खरीद के ला रहे हैं, रास्ते में ही बड़ा आग से फूट गया, तो क्या होगा? उसको अच्छा नहीं मानते हैं, है ना। तो अपस्फोटन अधिक होता है, वो अच्छे नहीं मानते हैं। अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में अपस्फोट रोधी यौगिक मिला दिए जाते हैं, जिससे इनका अपस्फोटन कम हो जाता है। सबसे अच्छा अपस्फोट रोधी यौगिक है, अपस्फोट रोधी यौगिक है नॉकिंग को कम करने के लिए टेट्राएथिलेट। टेट्राएथिलेट याद रखिए, टेट्राएथिलेट। अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है, उसका अपस्फोटन उतना ही कम होता है। ऑक्टेन संख्या अधिक, अपस्फोटन कम, अपस्फोटन अधिक, ऑक्टेन संख्या कम। टेट्राएथिलेट अपस्फोट रोधी यौगिक मिलाए जाते हैं ताकि उसका अपस्फोटन जल्दी ना हो। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर गैसोहॉल लिखा है, गैसोहॉल। तो इथाइल अल्कोहल प्लस पेट्रोल को मिलाते हैं तो गैसोहॉल। गैसोलीन प्लस एथेनॉल, क्या है? एथेनॉल है, एथेनॉल ही होगा। देखिए, एंटी फ्रीजर जो होता है एथिलीन ग्लाइकल, एंटी फ्रीजर एथिलीन ग्लाइकल का यूज किया जाता है। जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह जहाँ पर बर्फ़ गिरती, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पर यूज किया जाता है एथिलीन ग्लाइकल का, ताकि गाड़ी वगैरह में यूज किया जाता है, 4 व्हीलर में, कि उसका पानी ना जम जाए, पेट्रोल ना जम जाए। ओके, तो ये हो गया। कोयले कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के कोयले होते हैं। हम पढ़ाए थे, बताए भी थे कि इसका ट्रिक होती है पीली BA। ठीक है, आपको लिग्नाइट याद रखिएगा, तमिलनाडु में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है और तमिलनाडु में सर्वाधिक इसका भंडार है। ओके, सबसे बेहतरीन कोयला एंथ्रासाइट कोयला माना जाता है। पीली BA, पीत लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइट। पीली BA यानी पीत लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला जो भारत में एकमात्र जगह पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है? कमेंट कर दीजिएगा। कहीं पाया जाता है तो कमेंट करिए। बिटुमिनस कोयला जो होता है थोड़ा सा उससे, एंथ्रासाइट से थोड़ा सा कम अच्छा, उससे कम अच्छा लिग्नाइट, और सबसे ख़राब वाला पीत होता है।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 प्रकार के कोयले, पीत, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ठीक है। चलिए, गैसीय ईंधन कुछ हैं, जैसे प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, अभी आपने देखा ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, एलपीजी। और एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकाप्टन को मिला देते हैं। अपस्फोट रोधी तो टेट्राएथिलेट है, लेकिन इसमें जो है इसके मतलब ये ज्वलनशील होती है। दुर्घटना से बचने के लिए मतलब इसमें दुर्गंध थोड़ा आए, पता चले आपके घर में थोड़ा सा एलपीजी का रिसा होता, कहते हैं अरे कहीं से गैस निकल रही है क्या उसमें से, सिलेंडर जाकर चेक करते हैं, अच्छा निकल रही तो बंद करो इसको, और नहीं बंद हो पाया तो बाहर लेके जाओ, नहीं तो आग लग जाएगी। उसमें मिथाइल मरकाप्टन मिलाया जाता है। मिथाइल मरकाप्टन भी, इथाइल मरकाप्टन भी यूज होता है। ओके, तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। गोबर गैस की बात करें, गीले गोबर के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है, जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। मीथेन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो गोबर गैस में याद रखिएगा। प्रोड्यूसर गैस महत्वपूर्ण है, गोबर गैस में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ही आप कर लोगे। प्रोड्यूसर गैस महत्वपूर्ण है, यह गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। लाल तपते हुए कोयले पर, कोयले पर नहीं, कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का कार्य करता है। इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड, 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। प्रोड्यूसर गैस में क्या है, नाइट्रोजन 70%, कार्बन मोनोऑक्साइड 25%, कार्बन डाइऑक्साइड 4%। इसका उष्मीमान इतना होता है। कांच एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन 70%, कार्बन डाइऑक्साइड 25%, कार्बन मोनोऑक्साइड 25%, कार्बन डाइऑक्साइड 4%, यानी नाइट्रोजन ज़्यादा है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, जल गैस है, वाटर गैस में हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45%, कार्बन डाइऑक्साइड 4.5%। अब याद रखना, आपका काम कैसे याद रखेंगे। देखिए, प्रोड्यूसर में नाइट्रोजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी प्रोड्यूसर में कार्बन डाइऑक्साइड कम है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है। और जल गैस की बात करेंगे तो हाइड्रोजन ज़्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो दोनों में कम है, तो दोनों में कम याद रख लीजिए। उसमें नाइट्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में है। उसमें नाइट्रोजन प्रोड्यूसर में, और जल गैस वाटर गैस में क्या है, हाइड्रोजन है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में है, और मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी दोनों में है, बस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अंतर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। कोल गैस, इसमें 54% हाइड्रोजन, फिर मेथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड। तो कई ठो हाइड्रोजन, मेथेन, मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड। एल्कोहल और पेट्रोल को मिला देते हैं तो पावर एल्कोहल बन जाता है। एल्कोहल और पेट्रोल को मिला देते हैं तो पावर एल्कोहल बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक 51 मिनट का लेक्चर हो चुका है। अगर आप अभी तक रुके हैं तो रुके रहिए, आपका ही फायदा है। हम तो नहीं रुकेंगे, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं सामान्यतः चमकदार, अधात्वर्ग, तन्य होती हैं। धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातु, लोहा वगैरह हो गया, सब उष्मा की और विद्युत की सुचालक होती हैं। कंडक्टर, सुपर कंडक्टर होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं। चांदी विद्युत का सबसे सुचालक है। धातुओं में चालकता हमने बताया था, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन सबसे अच्छी चालकता, सबसे बेहतर चांदी है, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम है, टंगस्टन है। याद रखिएगा, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। ऑक्साइड की प्रकृति जो होती क्षारकीय होती है, अम्लीय नहीं होती। लेकिन क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। यही स्टेटमेंट बना देंगे, क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है और धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। लेकिन क्रोमियम ऑक्साइड जो अपवाद है, एक्सेप्शन है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर और चीज़ें हैं कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर धातुओं का पृथ्वी की भूपर्पटी जो है वह धातुओं का मुख्य स्रोत है। भूपर्पटी से मिलने वाले धातुओं में एल्युमिनियम 7% है, लोहा 4% है, कैल्शियम 3%, यानी सर्वाधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है, फिर लोहा, फिर कैल्शियम है। ओके। मिनरल ओर की बात करें तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर है कि जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं, कार्बोनेट अयस्क होते हैं, उसका निस्तापन किया जाता है। कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है, तभी अलग होते हैं, है ना, तभी बेहतर तरीके से हमको मिनरल प्राप्त होते हैं। ओके, कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन, सल्फाइड अयस्क का भर्जन होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें, फ्रूट शुगर क्या होती है, फ्रक्टोज। फ्रूट शुगर फ्रक्टोज होती है। मिल्क शुगर लैक्टोज, ये भी पता होगा, दोनों पता है।
टेबल शुगर होती है सुक्रोज, तो टेबल शुगर क्या होती है कमेंट करिएगा, सुक्रोज होती है टेबल शुगर। ग्रेप शुगर, ग्रेप 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 जानते हैं, ग्रेप ग्लूकोज, ग्रेप शुगर ग्लूकोज, ग्रेप शुगर ग्लूकोज, ग्रेप शुगर ग्लूकोज। फ्रूट शुगर फ्रक्टोज, मिल्क शुगर लैक्टोज, टेबल शुगर सुक्रोज, ग्रेप शुगर ग्लूकोज। स्टेविया है नेचुरल स्वीटनर, स्टेविया नेचुरल स्वीटनर है। एस्पर्टेम जो है, एस्पर्टेम हो गया, सैकरिन हो गया, सैकरिन एस्पर्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं जो 500 गुना ज़्यादा स्वीटर मीठे होते हैं शुगर से, 500 गुना ज़्यादा मीठा होगा शुगर से, चीनी से, एस्पर्टेम। तब तो इसी को लोग यूज कर लेंगे, एक चम्मच डाल दो और बनाओ मिठाई ढेर सारी, है ना, ढेर सारी मिठाई बनाओ सैकरिन वगैरह से। तो इसका बहुत गलत प्रयोग होता है जो शरीर के लिए अच्छा भी नहीं होता है। वैसे एस्पर्टेम वगैरह का लोग बहुत नॉर्मल यूज करते हैं, शुगर के जो लोग पेशेंट होते हैं वो लोग यूज करते हैं। तो एस्पर्टेम, सैकरिन आर्टिफिशियल स्वीटनर ये होते हैं। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सक्रियता श्रेणी दी गई है। सक्रियता श्रेणी मतलब कि कौन सी धातु सबसे ज़्यादा सक्रिय है, कौन सी सबसे कम सक्रिय है। सर्वाधिक सक्रिय देखिए पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है। मतलब सबसे ज़्यादा सक्रिय पोटेशियम है, सबसे प्रबल अपचायक है और सबसे हल्का नहीं, पोटेशियम है, पोटेशियम सबसे सक्रिय है और सोडियम उसके बाद थोड़ा सक्रिय, फिर कैल्शियम है और सबसे कम सक्रिय, सबसे कम अभिक्रियाशील सोना है। सबसे कम अभिक्रियाशील जो है सोना है और सर्वाधिक अभिक्रियाशील है पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम थोड़ा सा कम, फिर कैल्शियम है, फिर कम होते चले जाते हैं। सोना है, सोना से ऊपर चांदी है, उसके ऊपर पारा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। कोरोजन क्या है? कोरोजन मतलब कि कोरोजन का मतलब कि जैसे कि जंग लग जाना, लोहे पे जंग लग जाना, लोहा बाहर फेंक दिए जंग लग गई, लोहे पे जंग लग जाना, इसके लिए हम लोग पेंट वगैरह करवाते हैं। खिड़की दरवाजे, सब लोग दरवाजे तो लोहे के हों तब, बाकी वैसे भी करवाते हैं उसको बचाने के लिए लकड़ी वालों को। तो कोरोजन है, कोरोजन है जैसे कि लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ होता है फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। लोहा में जब जंग लग जाती है तो फेरिसोफेरिक ऑक्साइड बन जाता है, Fe2O3 H2O, फेरिसोफेरिक ऑक्साइड बनता है लोहे में जंग लगने पर। पूछेगा क्या बनता है? फेरिसोफेरिक ऑक्साइड ऑप्शन होता है, होगा वहीं पे, और आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं मार पाओगे। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, एसदलेपन, ग्रीस लगाकर एसदलेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से जंग लगने से बचाया जा सकता है। एसदलेपन क्या है? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को एसदलेपन कहते हैं। एसदलेपन क्या है? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को एसदलेपन कहते हैं। यही गैल्वेनाइजेशन है ना, प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग ऑन आयरन एंड स्टील। ओके, गैल्वेनाइजेशन, लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित करें। फेरिसोफेरिक ऑक्साइड याद रखिएगा। और उधर हमने बताया था कि टेट्रा एथिल लेड, मिथाइल इथाइल मरकाप्टेन, और हमने और भी लेक्चर लिए थे उसमें हमने बताया था MIC जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुआ था, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। उसके अलावा हमने यूक्रेन में बताया था, यूक्रेन में एक जगह पे नाभिकीय रिएक्टर हुआ था, चेरनोबिल एक्सीडेंट हुआ था, है ना। तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। हाँ, रेड इंक जो होती है, रेड इंक इयोसिन को कहते हैं। याद रखिए, कई बार पूछा, 2-3 बार लगातार मिलाने के लिए दे रहा है, लगातार सुमेलित करो। रेड इंक इयोसिन होती है। ओके, यूरिया जो है NH2CO NH2, इसका फार्मूला है नहटू को नहटू, ऐसे हम लोग याद किए थे क्लास 10th में, नहटू को नहटू। ओके ठीक है। तांबा आप जानते हैं, कापर जो होता है, कापर की वस्तुएं जो होती हैं वो धीरे धीरे हरे रंग की हो जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। तांबा जो होता है, तांबा कापर भी कहते हैं, कापर तांबा जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेता है और हरे रंग का हो जाता है और कापर कार्बोनेट बना देता है। यही हरा पदार्थ जो है कापर कार्बोनेट होता है। तांबा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, पूछेगा कि तांबा किसकी वजह से कापर कार्बोनेट बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तांबा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो क्या बनता है? कापर कार्बोनेट। तांबा और कार्बन डाइऑक्साइड से कापर जो होता है, तांबा किस कलर का हो जाता है? हरे रंग का हो जाता है। हो गया। और यहीं पर हम सिल्वर यानी चांदी की बात करें, सिल्वर की बात करें तो आप देखेंगे कि सिल्वर जो होता है वह काली हो जाती है सल्फर के साथ अभिक्रिया करके। सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं, तांबा की वस्तुएं हरी हो जाती हैं। कापर कार्बोनेट बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया के साथ तांबा। ओके, और वहीं सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं, सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना देती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पर कि आतिशबाजी के दौरान हरा रंग होता है, हरा
हरा रंग बेरियम की वजह से, लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण, लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण, हरा रंग बेरियम, लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण होता है। फूड प्रिजर्वेशन में यूज होते हैं सोडियम बेंजोएट और सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेशन, हमने अभी बताया विनेगर यानी सिरका वगैरह का यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन में। ओके, सिरका, एसिटिक एसिड। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लांट जो होते हैं, पौधे रिसीव करते हैं नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन इन यूरिया प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एमाइड। प्लांट जो यूज करते हैं नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, लेकिन यूरिया में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एमाइड के फॉर्म में, याद रखिएगा। ओके, यूरिया आर कार्बोनामाइड प्रोड्यूस्ड बाय NH3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओके, मिक्स्ड फर्टिलाइजर कहते हैं अमोनियम सल्फेट को। मिक्स्ड फर्टिलाइजर अमोनियम सल्फेट होता है, 21% नाइट्रोजन 24% सल्फर होता है, याद रखिएगा। 21% नाइट्रोजन 24% सल्फर होता है, मिक्स्ड फर्टिलाइजर अमोनियम सल्फेट। ओके, पौधे जो है कि नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, लेकिन यूरिया में नाइट्रोजन जो होती है एमाइड के फॉर्म में होती है। अब ये महत्वपूर्ण है, हमने बताया CuSO4 × 5H2O नीला थोथा कापर सल्फेट, CuSO4 × 5H2O नीला थोथा कापर सल्फेट। NaSCO3 बेकिंग सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3 बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, Na2CO3 वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा कपड़ा धुलने वाला, कपड़ा धुलने वाला, Na2CO3 वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ओके, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी यूज किया जाता है बेकिंग सोडा को। खाना बनाने में खाने वाला यही सोडा NaSCO3, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर NaOH कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 लाइट येलो कलर का होता है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, CaOCl2। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। यहाँ पर हमने अभी देखा है कि CuSO4 × 5H2 नीला थोथा बोलते हैं कापर सल्फेट को, NaSCO3 बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को, Na2CO3 वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट को। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर जो लिखी गई, एलेथ्रीन और प्रलेथ्रीन। एलेथ्रीन और प्रलेथ्रीन यूज होता है, जो यहाँ पर आप लोग अपने रूम में लगाते होते हैं, मॉर्टिन हो गया, गुड नाइट लगाते हैं तो उसमें यूज होता है ना। वही महकता है और मच्छरों को भगाता है, एलेथ्रीन और प्रलेथ्रीन। एलेथ्रीन और प्रलेथ्रीन याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, गुड नाइट और ऑल आउट में लगाया जाता है, ठीक है। आगे हमने देखा पोटेशियम साइनाइड और जिंक फास्फाइड। पोटेशियम साइनाइड जिंक फास्फाइड रैट पॉइजन है, चूहों को मारने के लिए पोटेशियम साइनाइड और जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है चूहों को मारने के लिए। पोटेशियम साइनाइड और जिंक फास्फाइड रैट पॉइजन है, ओके, ठीक है। नॉन स्टिक पैंस बनाने के लिए टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन की यूज होता है, ऑक्जेलिक एसिड फोटोग्राफी में यूज होती है। नॉन स्टिक पैंस टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन ऑक्जेलिक एसिड फोटोग्राफी में यूज होती है, ओके। अब हम पढ़ेंगे अधातुएं, इसके बाद थोड़ा सा और 1-2 चैप्टर आपके बचे हुए हैं, तो अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम लोग ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा ही बचा, उत्प्रेरक वगैरह आ चुका है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अधातुएं। यहाँ से इसको पढ़ते हैं, ज़्यादा बचा नहीं है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी चीज़ें बची हुई हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं। 1 घंटे का लेक्चर हो गया है तो क्या बहुत कुछ हमने सीखा, ओके, समय बर्बाद थोड़े हुए। अब नॉन मेटल देखते हैं। अधातुएं, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 अधात्वी तत्व हैं, जिनमें 11 गैसें हैं, 1 द्रव है तथा शेष 10 ठोस हैं। इतना याद करने की आवश्यकता नहीं। द्रव अवस्था स्थित अधातु ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, द्रव अवस्था स्थित अधातु ब्रोमीन है। अधातुएं सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। हमने बताया था धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन अधातुएं कुचालक होती हैं। लेकिन अधातु में एक है ग्रेफाइट, जो ऊष्मा की विद्युत की सुचालक है, विद्युत की सुचालक है ग्रेफाइट। अपरूप है एक कार्बन का ना, अपरूप कार्बन का, जैसे डायमंड बताए थे, ग्रेफाइट बताए थे, ओके। हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ड्यूटीरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं, भारी जल, ओके। भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वासबर्न ने की थी। साधारण जल के लगभग 7000 भागों में से 1 भाग भारी जल का होता है। भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, साधारण जल 4 डिग्री सेल्सियस पर। भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है ना, और साधारण जल 4 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। और भारी जल के कुछ उपयोग है, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, मंद करता है, न्यूट्रॉनों की गति को रोकता है,
ओके। ड्यूटीरियम एवं ड्यूटीरियम के यौगिक बनाने में ट्रेसर के रूप में आयनिक व अनायनिक वगैरह वगैरह। मृदु एवं कठोर जल की बात करें, D2O याद रखिएगा, प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्राइटियम 3 है, ड्यूटीरियम D2O जो भारी जल होता है, ओके। मृदु एवं कठोर जल, सॉफ्ट और हार्ड वाटर की बात करें, सॉफ्ट और हार्ड वाटर की, जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है मृदु जल कहलाता है, और जो कठिनाई से झाग देता है वो कठोर जल कहलाता है। यही तो है। जल की कठोरता दो प्रकार की, एक होती है अस्थायी और एक होती है अस्थायी, यानी एक टेम्परेरी एक परमानेंट होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। अस्थायी कठोरता क्या है? मृदु और कठोर क्या देखेंगे? जो जल आसानी से झाग दे दे सॉफ्ट होता है, मृदु जल होता है। आसानी से झाग नहीं निकले तो हार्ड वाटर है, वो कठोर जल है, ओके। जल की कठोरता दो प्रकार की है, अस्थायी और अस्थायी, टेम्परेरी और परमानेंट। अस्थायी कठोरता क्यों होती है? जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है तो इस प्रकार की कठोरता अस्थायी कठोरता कहलाती है। अब क्वेश्चन बनता है कि जल की अस्थायी कठोरता जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण होती है। अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण अस्थायी कठोरता होती है। अस्थायी कठोरता जल में बुझा चूना अथवा दूधिया चूना डालने से भी दूर हो जाती है, गर्म करने से भी दूर हो जाती है, ठीक है। अब अस्थायी की बात करें, जल की कठोरता यदि उबालने से दूर नहीं होती तो इस प्रकार की कठोरता अस्थायी कठोरता कहलाती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट आदि लवणों के घुले होने के कारण होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट आदि के घुले रहने के कारण होती है। यहाँ पे क्या है? अस्थायी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण। यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि के घुले रहने के कारण होती है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। तो सोडियम कार्बोनेट को डालकर उबालने से क्या होती है? अस्थायी और अस्थायी दोनों दूर हो जाती है, सोडियम कार्बोनेट को डालकर उबालने से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक है, यही है 8O16, 8O17, 8O18। 8 जो ये नीचे वाले समान है, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न होते हैं, ओके। और संभारिक जो होते हैं ऊपर जो है कि परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान जो भी बोलते हैं, तो वो भार, परमाणु भार जो है समान होते हैं संभारिक में, ओके। आइसोटोप और आइसोबार। ओजोन जानते हैं आप लोग, O3 जो होती है स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है O3, और नीचे जो पाई जाती है ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन पाई जाती है नीचे धरती पर, वो बैड ओजोन बोली जाती है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर वाली गुड ओजोन बोली जाती है, O3 होती है। सल्फर की बात करें, ओजोन वही जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? थीम क्या थी 2021 वाली? अगर 2022 वाली आ गई हो तो उसको भी कमेंट कर दीजिएगा। सल्फ़र की बात करें, सल्फ़र वगैरह तो देख लेते हैं। पृथ्वी पटल में सल्फ़र की प्रतिशतता इतना है। सल्फ़र से प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तेजाब H2SO4 सल्फ़र से प्राप्त होता है, ओके। सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ उपयोग हैं, क्या है? पेट्रोलियम शोधन में सल्फ्यूरिक अम्ल का मुख्य भाग उर्वरकों के संश्लेषण में, संचालक बैटरी में प्रयुक्त स्तर पर, डिटर्जेंट उद्योग में, पेंट तथा रंगों के संश्लेषण वगैरह में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है H2SO4। नाइट्रोजन की बात करें, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पर्यावरण में पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन 21% तक पाई जाती है। उसके बाद आर्गन गैस है, फिर CO2 का स्थान आता है ना, तो CO2 कितना % पाई जाती है और आर्गन कितना % पाई जाती है। सब कंप्लीट हुआ है किस लेक्चर में? लेक्चर हुआ है इन्वायरमेंट वाला, उसके में 3 ही लेक्चर है इन्वायरमेंट के, देख लीजिएगा, आग लगा देंगे आप लोग अगर सही से देख लिए तो। नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है जिसका निर्माण हैबर विधि द्वारा किया जाता है। अमोनिया के कुछ उपयोग भी हैं, बर्फ़ बनाने में NH3 का, नाइट्रिक अम्ल बनाने में HNO3 हमने बताया था कि एक्वारेजिया HCl और HCl 3 भाग, HNO3 1 भाग मिला देते तो एक्वारेजिया बनता है। क्या हम सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं तो आप बताइएगा, आप कमेंट करिएगा। आप तो पढ़ चुके हैं तो अब आप कमेंट करिएगा बिना देखे। यूरिया अमोनियम सल्फेट आदि बनाने में उपयोग किया जाता है, वगैरह वगैरह, विस्फोट वगैरह में, कृत्रिम रेशम वगैरह। दलहनी पौधों की बात करें तो दलहनी फसलें जो होती हैं उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में भाग लेती हैं, ओके। कोहरा वगैरह से, स्मग वगैरह से क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है आयोग, स्मग वगैरह से, तो लिंगरमैन स्केल होती है, लिंगरमैन स्केल। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस प्राणी एवं वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव है, या हड्डियों तथा जीव कोशिकाओं DNA में उपस्थित रहता है। फास्फोरस DNA में उपस्थित रहता है, ओके। सफ़ेद फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस होता है और काला फास्फोरस। रेड फास्फोरस माचिस आप देखे होंगे,
माचिस है ना, एक थी दुल्हन माचिस, एक बड़ा न्यूज़ में रहता है, न्यूज़ में क्या ऐसे ही भेजते रहते हैं लोग, दुल्हन माचिस जो ज़िंदगी में आग लगा दे, ऐसे करके ज़िंदगी में आग लगा दे दुल्हन माचिस। हैलोजन की बात करें, लाल फास्फोरस का उपयोग होता है किसमें, माचिस में यूज होता है। हैलोजन जो है कि फसल बराई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है कि हैलोजन के ग्रुप के अंतर्गत आते हैं हैलोजन में। ओके, सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग करते हैं। सोडियम थायोसल्फेट रिमूव्स सिल्वर ब्रोमाइड। सोडियम थायोसल्फेट जो होता है फिक्सर के रूप में यूज होता है, जो रिमूव करता है सिल्वर ब्रोमाइड को, फोटोग्राफी में यूज होता है। ओके, ठीक है। फ्रियान लिक्विड भरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यौगिकों को फ्रियान कहते हैं। फ्रियान रेफ्रिजरेटर के बारे में हमने बताया बेहतर तरीके से आपको उसके फिजिक्स वाले लेक्चर में। नॉन स्टिक पैंस जो बनते हैं, बर्तन का ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है, नॉन स्टिक पैंस टेफ्लॉन का बना होता है। ओके, ठीक है। निष्क्रिय गैसें अक्रिय गैसें बोलते हैं, नोवेल गैसेस बोलते हैं। इसकी ट्रिक हमने बताई थी, एचएक्स रैंक, हीलियम, ज़ेनान, रेडान, आर्गन, नियान, क्रिप्टन। हीलियम, ज़ेनान, रेडान, आर्गन, नियान, क्रिप्टन, एचएक्स रैंक। ओके, इसमें से एक है जैसे रेडान है, रेडान को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, लेकिन रेडान नहीं पाई जाती है। रेडान उसी वक्त वायुमंडल में उपस्थित होती है जब भूकंप आने वाला होता है, उस वक्त। आर्गन जो है बिजली के बल्ब वगैरह में इसको उपयोग किया जाता है। हीलियम जो है हल्की और अज्वलनशील गैस है, इसका उपयोग गुब्बारों को भरने में, मौसम संबंधी अध्ययनों में, ठंडी वायु वाले में। द्रव हीलियम का उपयोग निम्न ताप पर प्रयोगों में वगैरह वगैरह में किया जाता है। नियान का उपयोग बल्ब और ट्यूब वगैरह में किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सीमेंट की। सीमेंट देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड 60 से 70% होता है, फिर सिलिकॉन ये होता है 20 से 25, ऐसे करते ये सब चीज़ें मिलके बनती है सीमेंट बनती है। और सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है, जिप्सम 2 से 5%, CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O मिलाने का उद्देश्य सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करना होता है। CaSO4 × 2H2O जिप्सम को मिलाने का 2 से 5% तक कि इसके प्रारंभिक जमाव को धीमा करने का होता है। घर वगैरह बनते हैं तो दीवार बन जाती है, उसके ऊपर पानी फेंकते हैं लोग, पानी फेंकते हैं धीरे धीरे जमे और मजबूत हो, है ना। सन 1824 में ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पदीन ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला एक ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अत्यधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। उसने उसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा क्योंकि यह रंग में पोर्टलैंड के चूना पत्थर जैसा था। जोसेफ एस्पदीन। ओके, कांच की बात करें, कांच वाला बॉटल आपने देखा होगा। कांच को अगर आप मिक्सर आपके पास हो, मिक्सर में डाल के एक बार घुमा दीजिए तेज़ी से, तो एकदम तरीके से बालू की तरह हो जाएगा। बालू वगैरह देखे ना, बालू के तरीके से हो जाएगा कांच। तो कांच भी तो एक बालू ही है। सिलिका होती है, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट वगैरह होता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर CaSO4 × 2H2O जिप्सम होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ CaSO4 × 2H2O जिप्सम, CaSO4 × ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 × 2H2O जिप्सम, CaSO4 × ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है फोटोक्रोमेटिक कांच, सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है। आप फोटोक्रोमेटिक कांच अपने जो चश्मा लगाते हैं उसमें लगवा लीजिए, धूप में जाएंगे आपका वो काला हो जाएगा। ठीक है। ओके, साबुन की बात करें, साबुन देखे होंगे आप लोग, है ना, पाया जाता है। साबुन देखिए, सभी साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे स्टीयरिक, फाल्मिटिक, ओलिक अम्ल के सोडियम तथा अथवा पोटेशियम लवण जो होते हैं उनके मिश्रण से बनते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। वे साबुन महत्वपूर्ण, वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कास्टिक सोडा होते हैं, कड़े साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग कपड़ा धोने में करते हैं, है ना। कहते हैं कि इसको मत लगाओ चेहरे पे। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कास्टिक सोडिया होते हैं कड़े साबुन कहलाते हैं। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम कास्टिक पोटास होते हैं वे मुलायम साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग स्नान करने में किया जाता है। पोटेशियम वाले कास्टिक पोटास स्नान वाले, सोडियम वाले सोडियम लवण होंगे कास्टिक सोडा तो वो कपड़ा धोने वाले। याद रखिएगा, सोडियम मतलब कपड़ा धोने वाला, सोडियम लवण वाला, पोटेशियम लवण होगा उसमें, तो वो जो किसके लिए होते हैं, स्नान करने के लिए होता है, मुलायम होता है। ओके। डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट इसमें कई चीज़ें हैं। इसमें लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है एवं श्रृंखला के अंत में एक ध्रुवीय समूह, परंतु ये साबुन से इस मामले में उत्तम होते हैं। जैसे Ca कैल्शियम, मैग्नीशियम, और ये आयरन के या फी है, आयरन के साथ अघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता है। इसके उदाहरण सोडियम एल्काइन वगैरह वगैरह। ठीक है।
डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है। इस प्रकार की धुलाई को माइक्रो सिस्टम धुलाई कहते हैं। डिटर्जेंट और एंजाइम का मिला हुआ पदार्थ बहुत अच्छी धुलाई करता है, इसलिए इसको माइक्रो सिस्टम धुलाई कहते हैं। ठीक है, कुछ विस्फोटक के नाम हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। मेथेन और एयर एक्सप्लोजन्स किया जाता है माइंस वगैरह में, ठीक है, एक्सप्लोजन इन माइंस में मेथेन और एयर का। आप कोयले की माइन हो कहीं पर तो खान वगैरह होती है, वहाँ पर मेथेन और एयर का मिश्रण करके वो एक्सप्लोजन करवाया जाता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर है कि डायनामाइट 1867 में अल्फ्रेड नोबल ने इसकी खोज की थी। यह नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके बनाया जाता है। जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रोसेलुलोज की मात्रा उपस्थित रहती है। इसके विस्फोट के समय उत्पन्न गैसों का आयतन बहुत अधिक होता है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ग्लिसरीन वगैरह जैसे आपकी यहाँ पर एड़ियाँ वगैरह फट जाती हैं, ग्लिसरीन वगैरह मिलता है, उसको लगाइए, बहुत फ़ायदा करता है, बहुत अच्छा भी होता है, ऐसा हमने सुना है। तो ये है, याद रखिए, ग्लिसरीन। डायनामाइट जान गए आप लोग। TNT ये पूछा जाएगा, TNT किसके मिश्रण से बनता है? ट्राई नाइट्रोटाल्विन। TNT टाल्विन के साथ H2SO4 HNO3, टाल्विन के साथ H2SO4 HNO3 की क्रिया से बनता है। ठीक है, ट्राई नाइट्रोटाल्विन, टाल्विन प्लस H2SO4 HNO3, ठीक है, TNT ट्राई नाइट्रोटाल्विन, टाल्विन H2SO4 HNO3। TNP ट्राई नाइट्रोफिनाल क्या है? पिक्रिक अम्ल भी इसको कहते हैं। फिनाल और HNO3, फिनाल और HNO3, फिनाल है ट्राई नाइट्रोफिनाल, कमी है फिनाल और HNO3, ट्राई नाइट्रोफिनाल, इसको पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। ट्राई नाइट्रोफिनाल, फिनॉल पी है ना, पी से पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। फिनाल होता है और HNO3 का ही मिश्रण होता है। टाल्विन में H2SO4 HNO3 और क्या होता है? टाल्विन भी होता है। फिनॉल में फिनॉल और HNO3 होता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन में इसमें भी H2SO4 HNO3 और ग्लिसरीन होता है। इसको नोबेल का तेल भी कहा जाता है, नोबेल ऑयल भी कहते हैं। पिक्रिक अम्ल कहते हैं फिनॉल को, ट्राई नाइट्रोफिनॉल को, और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल भी कहा जाता है। यह डायनामाइट बनाने का काम आता है। H2SO4 HNO3 और ग्लिसरीन के साथ मिलकर बनता है। ओके, फिर से देखें, TNT H2SO4 HNO3 और टाल्विन के साथ बनता है। ट्राई नाइट्रोफिनाल को पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, HNO3 और फिनाल के साथ मिलकर बनता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है इसको नोबेल ऑयल भी कहते हैं, नोबेल का तेल भी कहते हैं। यह H2SO4 HNO3 और ग्लिसरीन के साथ मिलकर बनता है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं RDX, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है। RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव होता है। ओके, इसको प्लास्टिक एक्सप्लोसिव भी कहते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम है साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन, रासायनिक नाम, सॉरी, RDX का पूरा नाम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, रासायनिक नाम है साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया, साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन, रासायनिक नाम है RDX का साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन, साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन, कई बार याद करिएगा। इसको प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। इस विस्फोटक को USA में साइक्लोनाइट कहते हैं, जर्मनी में हेक्सोजन, इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। ओके, इसकी खोज 1899 में जर्मनी के हेस हेनिंग ने शुद्ध सफ़ेद दानेदार पाउडर के रूप में किया था। कौन किया था? हेस हेनिंग ने किया था। ओके, ठीक है, याद रखिएगा। RDX रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव कहते हैं इसको, और रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन, जर्मनी में हेक्सोजन, USA में साइक्लोनाइट, इटली में T4। इसमें आग की गति बढ़ाने के लिए, तापमान और आग की गति बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम चूर्ण मिलाते हैं। और 1899 में जर्मनी के हेस हेनिंग ने शुद्ध सफ़ेद दानेदार पाउडर के रूप में इसकी खोज की थी। गन पाउडर की बात करें तो इसकी खोज रोजर बैंकन ने की थी, गन पाउडर की। उर्वरक वगैरह आप लोग जानते हैं, नाइट्रोजन के उर्वरक नाइट्रोजन के उर्वरक यानी यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। अमोनियम सल्फेट को मिक्स्ड फर्टिलाइज़र कहा जाता है। अमोनियम सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। अमोनियम सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित होता है। अमोनियम सल्फेट में 25% इसमें अमोनिया की मात्रा होती है। ठीक है, नाइट्रोजन यूज होता है टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट का टायर होता है, उसमें नाइट्रोजन वगैरह का यूज किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह एयरक्राफ्ट के टायर में। उत्प्रेरण की बात करें, उत्प्रेरण कैटालिसिस है ना, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं तथा स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अप्रभावित रहते हैं।
उत्प्रेरक क्या है? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं तथा स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अप्रभावित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। कैटलिस्ट कहते हैं ना, उत्प्रेरक। बायो कैटलिस्ट जो होते हैं, उत्प्रेरक बायो कैटलिस्ट अलग चीज़ हो गई। वही उत्प्रेरक वो भी हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा यह क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। इसकी खोज बर्जीलियस ने की थी, बर्जीलियस ने। उत्प्रेरक जानते ही होंगे, लोहे का चूड़, मतलब वो उपस्थिति मात्र से वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाते हैं, निकिल का यूज होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूड़ का प्रयोग होता है। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग होता है। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वह विषैली गैस फास्जीन में बदल जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो यह विषैली गैस फास्जीन में बदल जाता है। क्लोरोफॉर्म। मिट्टी में क्षारकत को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग होता है, जिप्सम। ओके, टेल्कम पाउडर का निर्माण वगैरह। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड सर्वाधिक उपयुक्त है। पोटेशियम क्लोराइड अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ड्राई आइस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस जो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है। सेक्रिन का निर्माण टालुइन से होता है। सेक्रिन हमने बताया, सेक्रिन एस्पर्टेम के बारे में बताया, सेक्रिन के बारे में बताया। यह श्वेत क्रिस्टली एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा होता है, किंतु इसका कोई कैलोरी मान नहीं होता है। ठीक है। क्रीम एक प्रकार का दूध है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है, क्रीम, तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो क्रीम में क्या है तो आप जानते हैं, फैट बढ़ जाएगा, पानी की मात्रा कम हो जाएगी। ओके। रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है जिससे पानी जमे नहीं। रेडिएटर। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। 8% फास्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल भेजने में किया जाता है। फास्फीन गैस। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। बर्तनों में कलई करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ओके। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है और जब आप खाना बनाते हैं सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। खाना बना रहे हैं, पका रहे हैं, पकता ही चला जा रहा है, विटामिन नष्ट होते चले जा रहे हैं, है ना। तो ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए भोजन। और उबला हुआ खाने से विटामिन वगैरह ज़्यादा मिलते हैं, है ना। तो इसीलिए लोग उबला खाते हैं। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन व एवं हीलियम का मिश्रण होता है। मिश्रण होता है अस्पताल वगैरह में। कृत्रिम सांस के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। और यही मिश्रण होता है गोताखोर जब पानी में लेके घुस जाते हैं, है ना, खोजने के लिए, तो यही होता है ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। ओके। पुराने तैल चित्र, ऑयल पेंटिंग्स के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। ओके। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। वीडियो देखिएगा, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर बाहर ऐसे पानी में फेंक दिए ना तो सोडियम जल जाता है। बाहर रखेंगे तब भी जलने लगेगा, पानी फेंकेंगे तो विस्फोट के साथ जलेगा। सोडियम है। ओके, ठीक है। सबसे अधिक घनत्व या सबसे भारी ओस्मियम है, हमने बताया। और सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का प्रबल अपचायक लिथियम है। ओके। और सबसे प्रबल अपचायक फ्लोरीन है। सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहते हैं। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, याद रखिएगा। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं 27। सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रियल भी कहा जाता है। कांच जो होता है, कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाता है। इसी कारण एचएफ का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का भंडारण जो है अगर कांच के बर्तनों में किया जाएगा तो वो घुला देगा, उसको सिलिकेट बना देगा। सोना का घनत्व पारा के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए सोना पारा में डूब जाता है। पारा यानी मरकरी, सोना का घनत्व ज़्यादा होता है। सोना का घनत्व पारा के घनत्व से ज़्यादा होता है ना। पारा तो ऐसे लिक्विड हो जाता है, मरकरी की बात हो रही। मीना-माटा कन्वेंशन मरकरी से संबंधित है। ओके, ठीक है। बिस्फेनॉल ए, बड़ा न्यूज में था, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया न्यूज में, क्या बिस्फेनॉल ए होता है। खाद्य सामग्री, फूड पैकेजिंग मटेरियल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
फूड पैकेजिंग में बिस्फिनॉल ए, बीपीए बोलते हैं, बीपीए। और ज़्यादातर बॉटल वगैरह मिलती हैं मार्केट में तो बीपीए फ्री कहते हैं, बीपीए फ्री बॉटल है, बीपीए फ्री बॉटल है, बीपीए नहीं है इसमें, बिस्फिनॉल ए नहीं है। ओके, तो याद रखिएगा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, शायद 2021 वाले में ही पूछा है। ज़ीनान को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, ज़ीनान को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूरी चीज़ें कंप्लीट हो गई, थोड़ा और चीज़ें हमने रखा है। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस के विलेन का प्रयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। दीवार को सफ़ेद करने के लिए बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस को उपयोग करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। यही कारण है कि यदि सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनने से दीवारों पर चमक आ जाती है, शुरू में नहीं रहती है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 है। CaCO3 संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ही संगमरमर है ना। सुनो ना संगमरमर CO मीनारे, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, मेथेन को फायर डैम्प भी कहा जाता है, मेथेन को फायर डैम्प भी कहा जाता है, मेथेन गैस को फायर डैम्प भी कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियान भी कहते हैं, फ्रियान कहते हैं। और यहाँ पर कुछ और लिखा गया कि एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर मृत्यु हो सकती है। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है। मेथेनॉल के प्रभाव से व्यक्ति अंधा भी हो जाता है। ओके, ठीक है। और यहाँ पर है कि मस्टर्ड गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध किया गया था, मस्टर्ड गैस। ओके 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 ओके। क्लोरोफार्म का उपयोग शल्य चिकित्सा के पहले सामान्य निश्चेतक एनेस्थेटिक के रूप में किया था, क्लोरोफार्म। ओके, क्लोरोफार्म। तो ये यहाँ पर सब चीज़ें कंप्लीट होती हैं पूरे तरीके से, हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर आप अभी तक यहाँ पर लेक्चर देख रहे हैं तो बताइएगा कि आप बताइएगा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है। देखते हैं कितने लोगों के कमेंट आते हैं, कितने लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके, ठीक है। तो बाकी ये सब चीज़ें पूरी कंप्लीट हो गई। तो अब देखिए किस सब्जेक्ट की सामत आती है। अगर आप भी कुछ चाहते हैं कि किस प्रकार का क्या बनाया जाए, अगर संभव हो पाएगा तो आप अपने विचार दे सकते हैं। हमारा नंबर है 9559888978। इस पर आप मैसेज करिए, टेलीग्राम करिए, इस पर बताइए कि किस चीज़ में आपको समस्या हो रही है, कुछ पूछना हो वो भी आप पूछ सकते हैं। और कुछ और लेक्चर अगर आप चाहते हैं तो वो बताइएगा, क्योंकि आपकी डिमांड के हिसाब से लेक्चर बनाए जाएंगे। और यहाँ पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है। डिमांड के हिसाब से का मतलब कि जो संभव हो पाएगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पूरी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।